एनसीआर जैसा जो शहर है, यहाँ पर आजकल ज़मीन मिलना ही मुश्किल हो गया है। अगर आप छोटा से छोटा ज़मीन भी ले रहे हो तो आपको लाखों में नहीं कहूँगी, करोड़ों रुपए भी देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसा सपना कैसे पूरा कर रहे हो? जो लोग रेंट के घर में रहते हैं, हम चाहते हैं कि उतना ही ईएमआई दे के दिल्ली जैसे शहर में उनका अपना घर हो जाए। तो जब आप चाबी किसी को हैंड ओवर करते हैं, जब एक बायर आपसे चाबी लेता है, तो चाबी लेने के पहले आप उसके घर पे क्या क्या उसको करके देते हो? एक आम आदमी का कमाई कितना होना चाहिए और कितना उसको ईएमआई एटलीस्ट रखना चाहिए? 1 से 2 लाख अगर वो अरेंज कर लेते हैं तो दिल्ली जैसे शहर में 1 BHK घर वो ले सकते हैं। वास्तु के हिसाब से भी घर अपना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तु अगर अच्छी है तो एनर्जी अच्छी मिलेगी उस घर में। तो क्या आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं? मैं 2 लेवल से इसकी बात करूंगा। एक साइंटिफिक लेवल होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल होता है। घर ना एकता जी सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं है। घर वो चीज़ होता है जो आपको सुकून देता है। घर सही मिलेगा यहीं, फिर वो चीज़ घर सही मिलेगा यहीं। जी। लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, तो यू आर अनस्टॉपेबल। ग्रेट। आदमी को जो नौकरी पेशा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? बेचने के लिए तो लोग ताजमहल भी बेच देते हैं। अगर आप बायर होते तो आप कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो बिल्कुल नहीं खरीदते? आज के ज़माने में घर लेना बहुत बड़ी बात हो गई है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होता है ना, ये या जो गांव से उठकर आते हैं और सोचते हैं कि शहर में हम अपना घर बनाएं, मजदूरी करते हैं, बहुत दिन रात पैसे कमाते हैं, जोड़ते हैं और सोचते हैं कि काश एक घर मेरा हो जाए जिसको मैं अपना कह सकूं, अपनी मर्ज़ी से मैं उसमें कील ठोक सकूं और अपनी मर्ज़ी से मैं उसमें रह सकूं, जहां मेरे बच्चे अगर हल्ला भी करे तो लैंडलॉर्ड ये ना बोले कि भाई तुम्हारे बच्चे हल्ला कर रहे हैं। लेकिन ये सपना दिल्ली जैसे बड़े शहरों में सपना ही रह जाता है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि एक ऐसे डेवलपर हैं मेरे साथ आज जो कि आपके इस सपने को हकीकत में बदल देते हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स आते हैं इतने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स आते हैं कि बहुत ईजिली आप उनके साथ परचेज कर सकते हो और अपने सपने को साकार कर सकते हो। जी हाँ, आपका ये सपना सच हो सकता है। लेकिन ये कैसे सच हो सकता है, आज के इस पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। और ट्रस्ट मी, आज जिनको मैं लेकर आई हूँ वो आपको प्रॉपर रजिस्ट्री के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के आपका फ्लैट, आपका घर आपके नाम करते हैं। तो ये कौन है? ये है मुकेश जी, जो कि एम सानवी रियल एस्टेट के ओनर हैं। और ये लोगों के सपने को, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं, जो गांव से, स्पेशली खासकर मैं बात करूं बिहार यूपी से आते हैं, एक घर बनाने का सपना रखते हैं अपने पैसों से, इस बड़े शहर में, बड़े महानगर में उनके सपने को हकीकत का रूप देते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसे संभव है। सर नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एकता जी, आगे बढ़ने से पहले मैं जो हमारे व्यूअर हैं, जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा बहुत फ़ायदेमंद ये पॉडकास्ट होने वाला है उन लोग के लिए जो रेंट के घर में रहते हैं। उनके पास डाउन पेमेंट बहुत कम है, 1-2 लाख है, लेकिन वो चाहते हैं दिल्ली जैसे शहर में अपना घर। तो रेडी हो जाइए। अगर आपका भी सपना है दिल्ली जैसे शहर में घर लेने का, तो जो हमारी कन्वर्सेशन है ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ये सवाल भी मैं उन्हीं दर्शकों के मद्देनज़र आपसे पूछूंगी ताकि उनके जो सवाल है वो आपको पता चल पाए कि क्या वो सोचते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली एनसीआर जैसा जो शहर है, यहाँ पर आजकल ज़मीन मिलना ही मुश्किल हो गया है। अगर आप छोटा से छोटा ज़मीन भी ले रहे हो तो आपको लाखों में नहीं कहूँगी, करोड़ों रुपए भी देने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ऐसा सपना कैसे पूरा कर रहे हो? क्या आपकी स्ट्रैटेजी है कि आप इन लोगों की मदद कर रहे हो? देखिए, अभी जो आपने एक शब्द बोला है ना, अपना घर, ये अपना घर ना हर लोगों का सपना होता है। और ख़ासकर वो लोग जो दूर दराज से किसी और स्टेट से दिल्ली में आते हैं और वो चाहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में अपना घर हो जाए। और साथ में वो लोग ये भी चाहते हैं घर के साथ साथ कि उनको सेफ्टी, सिक्योरिटी और एक स्थिरता मिले। देखिए, अगर आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो पहले क्या होता था कि 3 BHK फ्लैट जिस प्राइस में, जिस कीमत में हम खरीद पाते थे, आज की डेट में हम
1 BHK भी नहीं खरीद पाते हैं, क्योंकि लैंड कॉस्ट महंगी हो गई है, जैसा आपने बताया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट महंगी हो गई है, और साथ में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक का जो हम लोन लेते हैं, उस कारण से घर लेना एक महंगा सपना हो गया है। लेकिन उम्मीदें अभी भी कम नहीं हुई है, क्योंकि सरकार की भी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे PMI है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, या रेरा है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, या साथ में मैं एक चीज़ और भी आपको बताऊं, जो स्मार्ट सिटी का प्लान है। वो सब सरकार की भी नीतियाँ ऐसी है जो कोशिश कर रहे हैं जिनका घर नहीं है उनको अपना घर देने का, उसमें सहूलियत देने का। और उसके बावजूद हम लोग तो हैं ही, हमारे जैसे लोग ग्राउंड रियलिटी को समझते भी हैं, और जो लोग रेंट के घर में रहते हैं, हम चाहते हैं कि उतना ही EMI दे के दिल्ली जैसे शहर में उनका अपना घर हो जाए। तो जो ऐसी जगहों की ज़मीनें होती है सर, जहाँ पे जो एरिया होता है, आप किस एरियाज़ को सेलेक्ट करते हो जहाँ पे आप उनके लिए घर बनाते हो? क्योंकि ज़रूरी ये है कि वहाँ पे जैसे अब जो लोग चाहते हैं दिल्ली जैसे शहर में घर लेना, वो 3 चीज़ें तो ज़रूर चाहते हैं कि उनके घर पे बिजली आती रहे, जी उनका घर एक ऐसे जगह पे हो जहाँ पे सरकार की तरफ से कभी उन्हें धमकी ना मिले कि उनका घर टूट जाएगा, जी और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की रोड की व्यवस्था हो, सड़क की व्यवस्था हो, ताकि उनके पास अगर 2 व्हीलर भी है तो उनके दरवाजे पे उनके घर के अंदर आके लगे। तो क्या ये तीनों चीज़ों का ध्यान रख के आप बनाते हैं? इससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं हम। जब हम कोई प्लॉट खरीदते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन उसकी क्या है, कनेक्टिविटी कैसी मिल रही है, जहाँ पे घर है उसके आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ई रिक्शा, मेट्रो स्टेशन सब अवेलेबल है कि नहीं, साथ में एयरपोर्ट कितनी दूर है, जो रेलवे स्टेशन है उसकी कैसी कनेक्टिविटी है, मेट्रो स्टेशन कितना दूर है, घर के अंदर बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, ये सारी चीज़ की सुविधा है कि नहीं, बेसिक जो एमिनिटीज़ है वो हम अफोर्डेबल प्राइस में दिल्ली जैसे शहर में, जिसके अंदर वेस्ट दिल्ली आता है, जहाँ पे उत्तम नगर द्वारका मोड़ है, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ओके। तो जब आप चाबी किसी को हैंड ओवर करते हैं, जब एक बायर आपसे चाबी लेता है, तो चाबी लेने के पहले आप उसके घर पे क्या क्या उसको करके देते हो और किस तरीके का फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करते हो? एकता जी, अगर बेसिकली मैं आपको बताऊं तो जो हमारा घर होता है ना, वो रेडी टू मूव इन होता है। ओके। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बैग में कपड़ा लेके आइए, अपने घर में रहने लगिए। रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं। अगर जो हमारे व्यूअर हैं जो हमें सुन रहे हैं, अगर उनको डिटेल वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल जो एम सानवी रियल एस्टेट का है, वहाँ पे जाके पूरी डिटेल वो देख सकते हैं। रेडी टू मूव इन घर होता है। अगर आपको लोन चाहिए तो 10 दिन 12 दिन में आपका लोन हो जाएगा, 15 दिन के अंदर रजिस्ट्री हो जाएगी और 16वें दिन आप अपने घर में चले जाते हैं। घर में हम लोग अलमीरा, टीवी पैनल, सैनिटरी फिटिंग्स, वॉलपेपर्स, फॉल सीलिंग, सारी चीज़ें हम करके देते हैं। एकदम रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए सर कि एक आम आदमी का कमाई कितना होना चाहिए और कितना उसको EMI एटलीस्ट रखना चाहिए? जैसे ये लोगों के मन में सवाल होगा कि भाई मेरा तो एक जो इतना जनरल ही सवाल अर्निंग है, है जी। हाँ, कि मैं तो दिल्ली जैसे शहर में 20 से 25 हज़ार ही कमा रहा हूँ, उसमें मेरा घर लेने का भी सपना है, मेरे 2 बच्चे भी हैं, उनको भी पढ़ाना है, और EMI भी आएगी जो मैं एक रेंट भी दे रहा हूँ, अगर मैं कहीं रह रहा हूँ छोटे से जगहों पे, मैं 8-10 हज़ार रुपये भी दे रहा हूँ वहाँ पर, तो मैं घर कैसे ले सकता हूँ? मेरे लिए कैसे पॉसिबल है? आपका कंसर्न ये है, आप अपने व्यूअर को ये बताना चाहते हैं कि जो 25,000 भी कमा रहे हैं ना, वो दिल्ली जैसे शहर में अपना घर कैसे ले सकते हैं। देखिए एकता जी, हर आदमी, हर पॉडकास्ट में मैं देखता हूँ, वो जो रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हैं वो बड़े बड़े बजट की बात करते हैं, करोड़ 2 करोड़ की। जो कम कमाता है ना, उसकी बातें कोई नहीं करता। और वही आपने जो 25-30 हज़ार कमाते हैं, उनकी दिल की बात आपने पूछ दी है। मैं जहाँ पे घर बनाता हूँ, दिल्ली के उत्तम नगर द्वारका मोड़ पे, लोगों को जो घर में दिलवाता हूँ, उसमें क्या होता है कि जिनके पास 25,000 भी अर्निंग्स है मंथली, उनका तकरीबन 15 लाख लोन हो जाएगा। हमारे पास 1 BHK घर 18 लाख से शुरू होता है। अब तकरीबन 15 से 16 लाख लोन हो गया। 1 से 2 लाख अगर वो अरेंज कर लेते हैं तो दिल्ली जैसे शहर में 1 BHK घर वो ले सकते हैं, जिसमें पार्किंग भी होती है, लिफ्ट भी होता है, बेसिक एमिनिटीज सारी उसमें होती है। रेडी टू मूव इन हम उनको घर देते हैं। जहाँ पे घर मिलता है उसके आसपास सारी सुविधाएं होती है। कनेक्टिविटी चाहे मेट्रो की है, एयरपोर्ट की है, रेलवे स्टेशन की है, वो होती है। स्कूल के माफ़ करिएगा, घर के आसपास स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सारी सुविधाएं होती है। तो हम उन्हीं लोग के लिए काम कर रहे हैं जो रेंट के घर में रहते हैं।
हमारा एम्स आनविल एस्टेट का मिशन और विज़न भी है कि जो रेंट के घर में रहते हैं उनको रेंट के घर से निकाल कर अपने घर में ले आना, उतना ही ईएमआई देना जितना वो रेंट दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक जो सबसे बड़ा एक दांवपेच आप समझ लीजिए या लोगों के लिए मुश्किल आ जाती है ना, गवर्नमेंट जो जीएसटी या टैक्सेस के बारे में बात करते हैं और जो देना पड़ता है एक्चुअल प्राइस पे जो टैक्सेस देना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये उनको मार देती है। या अगर आप बड़े से बड़े प्रोजेक्ट में भी बात करें तो हमें मतलब जितना हम पैसा दे रहे हैं उतना हमें टैक्स भी देना पड़ता जी। है। तो ये रेगुलेशंस को लेके क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसके चक्कर में जो एक गरीब आदमी है, लोअर मिडिल क्लास आदमी है, वो अपना घर नहीं खरीद पा रहा है? देखिए, जो बड़े डेवलपर की हम बात कर रहे हैं, उसमें बड़ी सारी कॉस्ट होती हैं जो बायर खरीदते समय नहीं देखते हैं। मैं उसके बाद अफोर्डेबल की भी बात करूँगा। पहले जो हाई राइज अपार्टमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो उनका चार्जेस होता है, जो फ्लैट की कॉस्ट होती है, प्लस आईएफएमएस होता है, पार्क फेसिंग चार्जेज होते हैं, बहुत सारे चार्जेज एक्स्ट्रा हो जाते हैं जो बायर जोड़ते नहीं है। रजिस्ट्रेशन चार्जेज होते हैं, स्टैम्प ड्यूटी होता है, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं कॉस्ट को बढ़ा देती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मैंने आपको अभी बताया कि 1 BHK हमारा 18 लाख से स्टार्ट हो जाता है, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। दिस इज़ द टोटल कॉस्ट, और उसी कॉस्ट पे हम घर देते हैं। तो हमारे यहाँ या जो अफोर्डेबल सेगमेंट में घर लेना चाहते हैं उनको इस तरह की कोई कन्फ्यूज़न आएगी नहीं। ये जो आप कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हो ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं, जिसमें मोस्टली बिल्डर्स तो आके ये सोचते हैं कि मुझे अपना पैसा कमाना है या मुझे अपना पैसा बनाना है, मेरा अपना प्रॉफिट होना चाहिए। और मैं रियल स्टेट तो ऐसा सेक्टर माना जाता है भाई, एसोसिएट भी जुड़ गया तो वो करोड़पति बन जाएगा आने वाले 10 सालों में। लेकिन आप ऐसे मार्केट में इतना अफोर्डेबल आप रेंट पे जो रह रहे उनके लिए अपना घर का कॉन्सेप्ट लेके आए हो, तो ये कहाँ से दिमाग में कैसे उपज आई? ये आप मतलब आप दिल्ली जैसे शहर में लोगों के कल्याण की भावना को कैसे लेके आ रहे हो? देखिए, मैं आज से तकरीबन 10 साल 12 साल पहले की बात है, जब मैं नौकरी करता था, तो एक पर्सन आए जिनको मैंने घर दिया। वो घर तकरीबन 1.5 करोड़ था। मैं किसी डेवलपर के अंडर ही काम कर रहा था। उन्हीं के साथ उनके रिश्तेदार आए। वो 30-35 हज़ार रुपये कमा रहे थे, और उन्होंने मेरे से पूछा कि सर, हम लोग के लिए कुछ नहीं है क्या, कि सारे वही लोग घर खरीद सकते हैं जो 1-1.5-2 करोड़ जिनके पास है, वही घर खरीद सकते हैं क्या? तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि दिल्ली में क्या कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे इस तरह का घर बनता है या बनाया जा सकता है, और इस तरह के लोग जिनके पास बजट कम है उनको घर दिया जा सकता है। तो जो पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई थी वहीं से आई थी, जब एक पर्सन ने हमसे ये पूछा था कि सर, हम लोग के लिए कुछ है नहीं क्या? तो तभी से हमने सर्च आउट शुरू की। उसके बाद पता चला कि जो दिल्ली है, जहाँ पे उत्तम नगर द्वारका मोड़ है, या वहाँ पे राणा जी इनक्लेव है, बहुत सारे एरिया हैं, सैनिक नगर है, किरण गार्डन है, मोहन गार्डन है, तो उस सब लोकेशन में कम बजट में चीज़ें बनाई जा सकती है। तो वहाँ से हमने वो पहल शुरू की। फिर यूट्यूब पे हमने वीडियो की टूर देनी शुरू की, लोगों को अवेयर करना शुरू किया, और इस तरह से लोग हमारे पास आने लगे। और आज की डेट में हमने हज़ारों लोगों का घर लेने का सपना पूरा कर दिया है। हमारे कोई यूट्यूब चैनल पे आके देखें तो वहाँ पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, जिनको भी मैं एकता जी घर देता हूँ ना, तो फाइनली जब पोजीशन में दे रहा होता हूँ, मैं कीज़ दे रहा होता हूँ उनको, तो मैं खुद रिव्यू के लिए जाता हूँ कि अच्छा ठीक है, हमारी टीम ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, या उसकी जो सर्विस थी वो कैसी थी। और जो वो रिव्यू देते हैं, मैं वो रिव्यू को अपने यूट्यूब चैनल पे, सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूँ। तो वो रियल रिव्यूज़ आपके चैनल्स पे लोगों को मिल जाएंगे अगर लोग आपके चैनल पे जाके देखेंगे तो? जो हमें सुन रहे हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आइए, और मेरा प्लेलिस्ट है, उसमें क्लाइंट रिव्यू करके एक हेडिंग बना हुआ है, उसके अंदर हज़ारों टेस्टिमोनियल मिलेंगे, और वो रेगुलर हम अपलोड करते रहते हैं। ओके, आज की डेट में ना लोग ये भी चाहते हैं, क्योंकि आजकल एस्ट्रोलॉजी का काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहता है, लोग जब भी घर खरीदते, खासकर वास्तु का, जी। तो लोग वास्तु के हिसाब से भी घर अपना पसंद करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वास्तु अगर अच्छी है तो एनर्जी अच्छी मिलेगी उस जी। घर में। तो क्या आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप देखेंगे ना, तो इसका मैं 2 लेवल से इसकी बात करूँगा। एक साइंटिफिक लेवल होता है, एक स्पिरिचुअल लेवल होता है। साइंटिफिक लेवल में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, कोई भी जब घर बनता है उसमें लाइट, वेंटिलेशन, एयर फ्लो, स्पेस प्लानिंग, वो अगर होता है ना,
तो नेचुरली कंफर्ट मिलता है और जो क्लाइंट्स होते हैं वो पॉजिटिव फील करते हैं। साथ में साइकोलॉजिकली भी आप देखें तो जो मूड है, जो एनर्जी है, उस पर भी इफेक्ट आता है। अब आप आ जाइए स्पिरिचुअल एंगल से हम बात करते हैं। फैमिली होती है, कल्चर होता है, बिलीव होता है, ये भी जब हम घर खरीदते हैं उसके ओरिएंटेशन और प्लेसमेंट में हेल्प करता है। तो ऑब्वियस है हम दोनों चीज़ का खास ख्याल रखते हैं। ओके तो अब तो ये स्टेप हो गया कि लोगों ने वास्तु के हिसाब से अपना घर चेक कर लिया। अब बारी आती है जो आपने बात की लोन लेने की। जी तो लोन लेना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिस पे लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जब वो लोन लेते हैं तो एक पर्सन को, एक आदमी को चेक कर लेना चाहिए कि ये ज़रूर उसमें मेंशन्ड हो? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहला सवाल तो आपने ये पूछा कि जो 25-30 हज़ार कमाता है वो घर कैसे ले सकता है, और दूसरा सवाल कि अगर वो लोन लेंगे तो क्या क्या चेक करेंगे। देखिए बेसिकली 3 चीज़ों पे जब हम लोन लेते हैं तो ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहली चीज़ होता है इंटरेस्ट रेट, जो लोन बैंक का होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर सपोज करिए 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो लोग देखते हैं कि चलो सिर्फ 9% है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। मैं बता दूं, प्रोसेसिंग फ़ी होता है, उसमें इंश्योरेंस होते हैं, स्विचिंग चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप लोन लें तो बैंक से ये सारी चीज़ें ज़रूर क्लियर कर लें। दूसरी चीज़ होती है डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट आप कितना दे रहे हैं? सपोज करिए अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट दे रहे हैं, 5 से 10% ही आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो आपका ईएमआई ज़्यादा बनेगा। तो ऐसा ना करें कि इतना ज़्यादा आप लोन ले लें कि ईएमआई देते देते ही आप परेशान रहें। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखनी चाहिए, हम लोन लेते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए, लेकिन कितनी बार होता है कि हम उसे ना 5 साल में या 10 साल में चुकाना चाहते हैं। तो बैंक से ज़रूर पूछें कि मैंने लोन तो 25 साल का ले लिया, अगर 5 साल में मुझे चुकाना है तो प्री पेमेंट चार्जेस क्या हैं या फोर क्लोजर चार्जेस क्या हैं। तो इससे आपको ये पता चलेगा कि 25 साल का लोन है लेकिन मुझे 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में बंद करना है, तो मुझे क्या एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए एज अ बायर। लोगों को ना ये पॉडकास्ट आपके तरफ से काफ़ी फैसिनेटिंग लगता होगा कि बहुत इजीली आप प्रोवाइड करवा रहे हो, लोगों का सपना साकार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्ट्रगल हुआ होगा जब आपने शुरुआत की होगी, और अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे होंगे कि क्योंकि जब आप किसी के सपने को पूरा करते हो ना तो उसके पीछे तमाम आप समझ लो कि बैरियर्स आते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जायंट्स भी खड़े हैं जो आप जहाँ प्लॉट ले रहे हो उसको महंगे से महंगे प्लॉट में लेना वो चाहते होंगे और महंगे से महंगे चीज़ों में बदलना चाहते होंगे। तो क्या स्ट्रगल आप फेस करते हो लोगों के सपने को पूरा करने के लिए? एकता जी, जो आदमी खुद स्ट्रगल करके आता है ना, वो चीज़ों को समझ पाता है। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मैं बिहार से हूँ, जो लोग मुझे सुन रहे हों, बिहार में आप लोग जानते होंगे फूस का घर होता है, खड़ जिसको बोलते हैं। तो जब मैंने अपनी ज़िंदगी स्टार्ट किया, ऐसे कह लीजिए एकता जी, जब मुझे ज्ञान हुआ तो मेरे सर पे खुद ही छत नहीं था, फूस का घर था। बारिश होती थी तो मम्मी बर्तन लगा देती थी कि अच्छा पानी छोड़ा है यहाँ पे लगा दो। बड़ा सुन के आपको आश्चर्य होगा, जब मैं एमबीए करने के लिए दिल्ली आया, पापा ने ज़मीन बेच के एमबीए करने के लिए दिल्ली में भेजा, तो ग्रेजुएशन करने के बाद पहली बार मैं ट्रेन पे चढ़ा जब दिल्ली के लिए आया। तो आप ये कह सकते हैं ग्रेजुएशन के बाद मैंने पहली बार ट्रेन देखा। जब दिल्ली पहुंचा, एमबीए किया, एमबीए करने के बाद मैंने नौकरी करनी शुरू कर दी। जब नौकरी की तो एज ए एम्प्लॉय भी मैं फील कर पा रहा था कि क्या जो टीम मेंबर होते हैं या जो एम्प्लॉय होते हैं उनका जो पेन पॉइंट है वो क्या है। उसके बाद मैं एक घर भी खरीदा दिल्ली में, ऐसे ही बिल्डर फ्लोर खरीदा, उत्तम नगर में ही खरीदा पहली बार। तो एज अ बायर जब मैं गया तो वहाँ भी बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, कोई बताने वाला नहीं था कि लोन कैसे करवाएं, पानी कैसे आएगी, बिजली कैसे आएगी, वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं था। लोन के लिए किसी के पास जाओ, घर खरीदने के लिए किसी के पास जाओ, बिजली लगवाने के लिए किसी के पास जाओ। तो चूँकि एमबीए किया था तो उसका फ़ायदा मिला। मुझे लगा कि मुझे एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन तैयार करना चाहिए जहाँ पे जो कस्टमर है, जो बायर हैं, एक ही छत के नीचे आके उनको सारी सुविधाएं मिल जाए। तो एक तो खुद का स्ट्रगल था, तो एज अ ग्राहक भी जो हमारे पास घर खरीदने आते हैं मैं उनको समझ पाता हूँ, और जो हमारे टीम मेंबर है हमारी कंपनी के अंदर, मैं उनको भी समझ पाता हूँ कि वो हमसे क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाते हुए मैंने अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए।
हमने सेल्स डिपार्टमेंट बनाया कि सेल्स को अच्छे से कैटर किया जाए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया जिसमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर होते हैं, कि जब घर हम पोजीशन दे रहे हैं उसमें अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत आ रही है तो मेरा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसको ठीक करे। लोन डिपार्टमेंट हमने अलग बनाया ताकि क्लाइंट को अगर लोन चाहिए तो हमारी पूरी टीम उनको असिस्ट करे और लोन लेने में उनको कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद हमने कॉल सेंटर बनाया कि अगर किसी क्लाइंट को कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कस्टमर केयर सेंटर बनाया, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो क्लाइंट हमें डायरेक्टली कॉल करके हमसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ओवरऑल इस तरह से हमने बड़े सारे डिपार्टमेंट्स बनाए ताकि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे बायर हैं, जब वो हमारे पास आएँ तो पीस ऑफ माइंड लेकर आएँ और पीस ऑफ माइंड लेकर जाएं। क्योंकि घर ना, एकता जी, सिर्फ चार दीवारी का नाम नहीं है। घर वो चीज़ होता है जो आपको सुकून देता है। जब आप ऑफिस से थके हारे घर में पहुंचते हैं तो आपको लगे कि मेरी पूरी थकान मिट गई। परिवार के जो और मेंबर हैं उनको मुस्कुराता हुआ देखें। जब घर के अंदर जाए तो हर कोना आपको अपनापन का एहसास दिलवाए। घर तो एक्चुअली वो होता है और वही सुकून वाला घर हम देते हैं। बिल्कुल। आपका टैगलाइन भी कुछ इसी तरीके का है, तो कुछ टैगलाइन आपने कैसे सोचा, या किसी पार्टनर ने आपको सजेस्ट किया या आपके दिमाग की उपज थी कि ये टैगलाइन मुझे देना चाहिए, क्योंकि आपका टैगलाइन काफ़ी अट्रैक्टिव है। जी, पहले तो हम सोच रहे थे, जो कॉन्सेप्ट था दिमाग में कि लोगों को ना सही घर सही बजट में उनके नीड के हिसाब से, उनके फ्यूचर प्लान के हिसाब से मिलना चाहिए। तो एक दिन मैं रात को बैठा हुआ था तो सोच रहा था कि चलो एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड आ गया, उसके नीचे टैगलाइन क्या लिखे। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था उससे रिलेटेड मुझे एक लाइन दिमाग में आया, घर सही मिलेगा यहीं। फिर वो चीज़ घर सही मिलेगा यहीं। यहीं जी। फिर मेरी जो मिसेज हैं, मेरी वाइफ हैं, उनसे मैंने डिस्कशन किया, उनको भी ये चीज़ अच्छा लगा। फिर हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट। बहुत अच्छा लाइन आपने दिया है, घर सही मिलेगा यही, मतलब लोग आप ही पे भरोसा करें और बस आप ही पे करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं घर हम ही पे, लोग जो बायर्स हैं वो हम ही पे भरोसा करें, क्योंकि यह हम मुंह से नहीं बोलते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है ना, या मेरे जो गूगल रिव्यू हैं, मेरे टेस्टिमोनियल है क्लाइंट्स के, जो क्लाइंट फीडबैक देते हैं, वो सारी चीज़ें डिजिटली प्रेजेंट है। हमें कुछ अपने बताने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आए गूगल पे हमें सर्च करें, हमारे सोशल मीडिया पे जाएं, उनको सब चीज़ दिखेगा। बिल्कुल। और सबसे बड़ी चीज़, अगर आप किसी का भरोसा जीत रहे हैं यानी आप क्वालिटी दे रहे हैं, तो क्वालिटी आप ऐसे कैसे देते हैं जिसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यानी आप घर सही दे रहे हैं तो क्वालिटी भी अच्छी आप दे रहे हैं। तो क्वालिटी का जो चेकिंग होता है, एक टेस्ट होता है, वो किस तरीके से आप करते हैं किसी भी घर में? देखिए, सब चीज़ के लिए इंजीनियर्स होते हैं। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है तो हम लोग जो इंजीनियर्स है वो अपॉइंट किया जाता है, वहाँ वो जाते हैं, क्वालिटी चेक करते हैं, कितना सीमेंट होना चाहिए, कितना बदरपुर होना चाहिए, कितना सरिया डलना चाहिए। तो वो जो चीज़ें घर बनती है वो ऑलरेडी चेक्ड होती है और उसके बाद हम उस पर कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन के बाद हम उसकी फिनिशिंग देते हैं। कितनी बार तो हम घर के ऊपर टेरेस गार्डन भी बना के देते हैं, ताकि दिल्ली में जगह कम है, पार्क और मॉल में सब जा नहीं सकता, तो हम टेरेस गार्डन बना देते हैं छत पे, ताकि बच्चे वहीं पे खेले। कितनी बार हम जिम भी लगा देते हैं, झूला भी लगा देते हैं। तो आप 1 BHK से प्रोवाइड करते हैं या 1 BHK 2 BHK, मतलब किस किस रेंज में आपके एक तो जी अलग अलग होता है। शुरुआत हमारा 1 BHK 18 लाख से हो जाता है, लेकिन हमारे पास 1 BHK है, 2 है, 3 है, 4 BHK है, 5 BHK है। जर्सी मकान भी होता है, जो ज़मीन भी जिसमें उन्हीं का होगा जो खरीदेंगे, और उसके ऊपर 2 मंजिल हम बना के भी देते हैं, प्लस इंडिपेंडेंट हाउस भी बना के देते हैं। जर्सी मकान भी, जर्सी मकान तो मैंने आपको बताया ही, कॉर्नर का भी घर होता है, एल टाइप का भी फ्लैट्स होते हैं। मतलब बहुत सारी कम्बिनेशन है, और हमेशा हमारे पास 400 से ऊपर रेडी टू मूव इन फ्लैट्स होते हैं। 400 से ऊपर, मतलब अगर एकता जी को 1 BHK घर चाहिए या 2 चाहिए, तो जब वो मेरे पास आएंगी ना, तो कुछ भी नहीं तो मैं आपको 25-30 फ्लैट तो दिखाई दूंगा, इतने सारे ऑप्शन दिखा दूंगा आपको। यानी अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, कोई भी पॉडकास्ट देख रहा है और उसको है कि अब मुझे घर लेना है, तो 1 महीने के अंदर वो शिफ्ट हो जाएगा। 15 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, 15 दिन के अंदर, क्योंकि घर तो रेडी ही होता है। आएंगे, लोन करवाने में तकरीबन 7 से 10 दिन लगता है, और 1-2 दिन रजिस्ट्री में का टाइम लेने में लगता है, फिर 15 से 16 दिन में आप अपने घर। आपके कॉम्पिटिटर्स की आपकी तरफ क्या राय है? क्या आपको कभी किसी ने दबाने की नहीं कोशिश की, क्योंकि आप तो बहुत ही बेटर काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट में कुछ ऐसे जायंट्स हैं जो कि इस तरीके के काम करने वाले को
नीचे गिराने की कोशिश करते हैं? मैम देखिए, क्या होता है, आपको हर दिन खुद से कंपटीशन करना पड़ेगा। आज से मैं 5 साल पहले कुछ और था। अगर 5 साल पहले की मैं बात करूँ तो तकरीबन हम ये कंपनी 5-6 लोगों से हमने स्टार्ट की। आज तकरीबन 60 से 70 लोग हैं हमारे पास। तो अगर आप खुद से डेली कंपटीशन कर रहे हैं ना, तो अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। और जो आपके कंपटीटर हैं, जो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको कॉपी कर रहे हैं, वो तो फिर कॉपी ही करते रहेंगे। आप हमेशा बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आपका कंपटीशन खुद से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आप किसी और को नहीं देख रहे हैं। तो अगर आप किसी और को नहीं देख रहे हैं, तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि क्या कल मैं जैसा था उससे आज बेहतर हूँ। और अगर आप बेहतर हैं तो ऑब्वियस है आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कंपटीशन तो कहीं रह ही नहीं जाता। एक सवाल जो रियल स्टेट सेक्टर में आना चाहते हैं, रियल स्टेट में कंसिस्टेंट होने के लिए, दिन प्रतिदिन तरक्की करने के लिए किस लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए? देखिए, एक ही लाइन बोलूँगा, कंसिस्टेंसी। और ये सिर्फ रियल एस्टेट में ही नहीं, कहीं भी अगर कोई भी काम को ये स्टार्ट करता है और वो लगातार करता रहता है, तो उसमें वो सफल हो जाएगा। कभी लगता है कि चलो आज धूप है तो कहाँ निकलेंगे घर से, आज बारिश हो रही है। अगर अपने आप को कंफर्ट जोन में रखेंगे तो कभी भी किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए ना, सब आदमी जानते हैं कि बारिश की एक बूंद या पानी की एक बूंद हो, वो हमेशा गिरती रहती है तो पत्थर को भी छेद कर देती है। तो वो भी कंसिस्टेंसी है। तो लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं, डेली मेहनत कर रहे हैं, तो यू आर अनस्टॉपेबल। ग्रेट, ये लाइन आपसे सीखनी चाहिए लोगों को, और मैं चाहूँगी कि स्पेशली ये लाइन मैं रील में कट करके डालूँ, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये बताइए सर कि अगर किसी के पास एक लिमिटेड बजट है, लाइक सपोज कोई अपनी ज़मीन या पुश्तैनी चीज़ों को घर पे है उसके, और वहाँ से उसको कुछ मिला है, जैसे उसके फादर ने उसको कुछ दिया, 8-10 लाख रुपए है उसके पास, तो आपको क्या लगता है कि एक आदमी को जो नौकरी पेशा है उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? लैंड में, अब फ्लैट में, या किसी दुकान में? देखिए, बेसिकली 3 तरह की चीज़ें या 4 तरह की चीज़ें आपने एक दुकान में जोड़ दिया। इसमें एक लैंड को, एक आपकी लैंड होती है, दूसरा एक रेडी टू मूव इन फ्लैट होते हैं, एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स होते हैं, और एक दुकान होता है। अगर आपका पर्पस हमेशा कुछ अर्निंग करना है, तब तो आप दुकान ले लीजिए, ठीक है। बट अगर आपके पास घर है ही नहीं, आप अपना घर लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए घर ना एक इमोशंस होता है, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। और जो घर खरीदता है ना, वो स्टेबिलिटी चाहता है, वो सुरक्षा चाहता है, वो अपनी फैमिली को एक एड्रेस देना चाहता है। तो उस हिसाब से उनको तो पहले घर में इन्वेस्ट करना चाहिए, अपना एक घर होना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है बहुत बार, कोई भी आदमी चाहे वो 1 लाख रुपए रेंट दे रहे हैं, और अगर कोई उनसे पूछे ना कि आपका अपना घर है दिल्ली में या आप रेंट पे रह रहे हैं, तो हम धीमी आवाज़ में, दबे आवाज़ में बोलते हैं कि नहीं, अभी तो मैं रेंट पे रह रहा हूँ। तो रेंट का घर तो रेंट का ही होता है, चाहे कितना भी महंगा हो। अब आपने जो सवाल पूछा था कि किसी के पास कम बजट है, तो पहले उनको शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। देखिए, जनरली लोगों का ये मानना होता है कि ज़मीन खरीद लेते हैं, सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बट जो ज़मीन होती है, ज़मीन आप जब खरीदते हैं तो उसमें सिर्फ वो ज़मीन ही नहीं होता है, उसके बाद आपको उसको फेंसिंग करवानी होती है, उसके रजिस्ट्रेशन है, म्यूटेशन है, प्लस फ्यूचर में जो आप कंस्ट्रक्शन उस पर करेंगे उसके भी खर्चे हैं। अब आ जाइए, एक होता है रेडी टू मूव इन फ्लैट, उसमें आपको वन शॉट में सारे पेमेंट्स देने होते हैं, तो पेमेंट आपका वहाँ ज़्यादा लगेगा। हाँ, उसमें लोन करवा लेंगे तो थोड़ा आपको सहूलियत मिल जाएगी। और तीसरा होता है अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स या कोई प्रोजेक्ट्स होता है, ये बैलेंस्ड ऑप्शन होता है, क्योंकि उसमें आपको बजट भी कम लगता है, ईएमआई आपकी धीरे धीरे जाती है, और प्लस चूँकि घर आपको 3-4 साल में बन के मिलता है, तो एप्रिसिएशन भी आपको वहाँ ज़्यादा मिलता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं बैलेंस्ड ऑप्शन की बात करूँ तो अंडर कंस्ट्रक्शन में लोगों को जाना चाहिए। एक रियल स्टेट ओनर एक आर्टिस्ट होना चाहिए दिल से, या दिल से बिजनेसमैन होना चाहिए? देखिए, अगर मैं एक बिजनेसमैन की बात करूं, या एक रियल एस्टेट एजेंट की बात करूं, या बिल्डर की बात करूं, तो जो बिल्डर होता है ना, वो आर्टिस्ट और बिजनेसमैन दोनों होता है। क्यों, उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आर्टिस्ट वो इसलिए होता है कि वो ये सोचता है कि घर सिर्फ ईंट सीमेंट से नहीं बनता है, एक लाइफ स्टाइल को इमेजिनेशन करना पड़ता है। धूप कहाँ से आएगा,
बच्चे कहाँ खेलेंगे, बैल्कनी में खड़े होंगे तो व्यू कैसा आएगा, किचन में जब बैठेंगे तो फील कैसा आएगा। तो इस तरह से जब वो इमेजिनेशन करता है तो आर्टिस्ट है। दूसरी तरफ बिजनेसमैन वो इस तरह से होता है कि उसको जो कॉस्टिंग है, अप्रूवल्स हैं, टाइमलाइन, एक टाइम पे प्रोजेक्ट की डिलीवरी देनी होती है, प्लस जो फिजिबिलिटी है, प्राइसिंग है, कॉस्ट एनालिसिस है, वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है, अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। अगर इसमें एक भी चीज़ डिले हो जाता है तो प्रोजेक्ट थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि किसी भी बिजनेसमैन को या जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं, दिल से आर्टिस्ट होना चाहिए और दिमाग से बिजनेसमैन। बिल्कुल आपने सही बात कही। अब आते हैं इस सवाल पे कि अगर लोग घर खरीदने जा रहे हैं, चाहे आपसे या चाहे किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर से, कौन सा ऐसा ट्रुथ चेक है, यानी सच्चाई का जो चेक है वो उनको ज़रूर करना चाहिए, ना कि किसी भी जो रियल एस्टेट के घर या जो भी घर उनको दिखाने जा रहा है उसकी बातों में आ जाना चाहिए, और अपना भी दिमाग किस तरीके से यूज़ करना चाहिए? देखिए, जो भी रियल एस्टेट बायर हैं जो फर्स्ट टाइम घर खरीद रहे हैं, सबसे पहले तो ये देखें कि जिनके पास वो जा रहे हैं घर खरीदने, उनका पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है। जो उन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, वो कितने प्रोजेक्ट हैं जो टाइमली डिलीवर हुए हैं, कितने प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। उसके बाद उनका पास्ट रिकॉर्ड भी देखें, क्लाइंट का फीडबैक जानें, क्लाइंट का टेस्टिमोनियल देखें, उनके जो गूगल रिव्यू हैं वो देखें कि गूगल रिव्यू पे क्लाइंट्स क्या बोल रहे हैं। प्लस एक चीज़ और भी है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर बिजनेसमैन का या हर कंपनी का आजकल सोशल मीडिया हैंडल है। वहाँ पे जब आप जाएंगे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक पे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वो किस तरह से काम करते हैं। प्लस उनके वेबसाइट पे जाके उनकी वेबसाइट चेक करें। अगर ये सारी चीज़ें को वो देखते हैं तो अपने आप उनको पता चल जाएगा कि बिल्डर की ऑनेस्टी क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और साथ में लैंड का टाइटल देखें, रेरा में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, जो क्लियरेंस गवर्नमेंट से आता है वो उनको क्लियरेंस मिल रखा है या नहीं। ये सारी चीज़ें अगर चेक करेंगे तो मेरे हिसाब से डिसीजन लेने में बहुत आसानी रहेगी। अगर आपको ये कहा जाए सर कि आप रियल स्टेट के सेक्टर में कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिसका नामो निशान मिटा दीजिए और उस चीज़ को एकदम ध्वस्त कर दीजिए, तो कौन सी ऐसी चीज़ होगी? मेरे हिसाब से एकता जी, इसमें ना मैं बोलूँगा, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जब कोई भी बिल्डर या कोई भी बिजनेसमैन अगर ट्रांसपेरेंसी रखेगा ना तो बहुत आगे जाएगा। ट्रांसपेरेंसी मीन्स अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसकी प्राइसिंग, फ्लैट या घर कब डिलीवर हो रहा है, अप्रूवल्स उन्होंने क्या क्या लिए हैं, अगर ये सारी चीज़ वो क्लियर करते हैं क्लाइंट के साथ तो क्लाइंट का उन पे ट्रस्ट बना हुआ रहेगा। दूसरी चीज़ है अकाउंटेबिलिटी। अगर प्रोजेक्ट में कभी थोड़ा बहुत नीच ऊच होता है, थोड़ा कभी डिले होता है, कुछ होता है, तो अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरे से ये चीज़ हुआ है बट मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो अगर जो बायर हैं उनको क्लियर कम्युनिकेशन मिले, ट्रांसपेरेंसी से सब चीज़ उनको बताया जाए, और अगर कुछ गलत हो तो बिल्डर खुद अकाउंटेबिलिटी उसके लेने के लिए तैयार हो जाए, तो बायर और बिल्डर के बीच में बहुत अच्छा एक संबंध बन सकता है और ट्रस्ट डेवलप हो सकता है। आपने जो ट्रस्ट की बात की है सर, ये ट्रस्ट कभी कभी टूट इस वजह से जाता है कि एक बायर ने घर खरीद लिया, वो शिफ्ट हो गया, लेकिन उसके 4-6 महीने बाद मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आना शुरू होता है। बहुत सारे ऐसे फ्लैट्स होते हैं जिसमें उनको सीलन ज़्यादा दिखनी शुरू हो जाती है, या फिर बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। उस वक्त क्या होता है कि जो बिल्डर है वो बायर से कनेक्शन फिर नहीं रखता। बायर बहुत बार ऑफिस जाता है, फिर भी उसके काम को 4-6 महीने बाद, कभी कभी तो बहुत टाइम लग जाता है, तब करता है। और इस बीच में बायर को खुद से वो काम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से करवाना पड़ता है। फिर वो कहता है यार मैं फंस गया। ये बहुत जगहों पे ये चीज़ें होती है, जो एक आम आदमी भी जानना चाहेगा। तो ये कैसे चीज़ें ठीक हो सकती है कि बायर और बिल्डर का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए एक ट्रस्ट वर्दी बना रहे? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहले तो मैं बायर कैसे एक अच्छे बिल्डर को या डेवलपर को सेलेक्ट करें उसके लिए मैंने बताया कि उनका पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए, लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं वो देखिए, रेरा में रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, हाँ, गूगल, ये सारी चीज़ें मैंने बताई। ये फर्स्ट अब थिंग है। हाँ, अब डेवलप ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? अगर डेवलपर है या बिल्डर है, अगर कम्युनिकेट क्लियर करता है कि
हमने ये प्राइसिंग रखी है, ये चार्जेस हैं, ये रजिस्ट्री के चार्जेज होंगे, स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस हैं, ये आपके IFMS है, सारी चीज़ें क्लियर उनको करते हैं। तो बायर को लगेगा कि वो मिसलीड नहीं हो रहे हैं, जो चीज़ उनको बताया जा रहा है वो सब सही है, और उसके लिए वो प्रिपेयर भी हो रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियस है, सिर्फ फ्लैट की कॉस्ट नहीं होती है, फ्लैट की जो कॉस्ट है उसके अलावा भी ये सारे चार्जेस होते हैं जो मैंने सर, मैंने बताया। आपसे इसलिए पूछा ना, मैं नोएडा में रहती हूँ। नोएडा के आसपास बहुत सारी ऐसी सोसाइटी है जो पिछले साल आपने न्यूज़ भी सुना होगा कि एक दादी और उनका पोता पार्क से आ रहे थे जी और उनके ऊपर छज्जा गिर गया। जी मतलब अच्छी खासी हाई राइज बिल्डिंग और वहाँ पे ये सारी घटनाएं हो रही हैं, तो लोगों के मन में ना फ्लैट को लेने से एक डर बन गया है कि भले 4-5 फ्लोर का फ्लैट हो लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो सकता है। लोग धरना देते हैं सोसाइटीज़ के बाहर, सोसाइटी वाले। तो ये बहुत बड़ा एक आप समझ लो कि डी बेनिफिट आप कह सकते हो। तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा ताकि लोगों के मन में क्लैरिटी हो कि एम सानवी जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर उनको कर रहा है उसमें क्या अच्छाई है। देखिए, हम लोग जो प्रोजेक्ट्स देते हैं ना, वो तो रेडी टू मूव इन होता है और फिजिकली लोग आके चेक कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ आप आ जाइए, जो आपने अभी एक बताई है ट्रुथ की ऐसे ऐसे हुआ था। ये एकता जी, हम बात कर रहे हैं 2016 से पहले, जब रेरा नहीं आया था, उस समय के प्रोजेक्ट्स बने थे, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, और जिसके कारण बायर का ना जो विश्वास है वो भी डेवलपर की तरफ से टूटा था। लेकिन 2016 के बाद जब से रेरा आया, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी आई, तब से बहुत सारी चीज़ें पे कंट्रोल किया गया हुआ है। और एक तो ऐसा नहीं है कि सारे बिल्डर्स या सारे डेवलपर ऐसे हैं, क्योंकि आज आप देखिए हज़ारों नहीं लाखों लोग फ्लैट में रह रहे हैं। तो बहुत जो बिल्डर हैं, जो डेवलपर हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं, तभी आजकल जो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं उनका ट्रस्ट भी बना हुआ है। वो तो वही बात हो गई कि अगर एक पुलिस ख़राब है तो हम पूरे डिपार्टमेंट्स को ख़राब बोल देते हैं, या एक डॉक्टर ने कुछ ऑपरेशन गलत कर दिया तो हमें लगता है कि सारे डॉक्टर्स ही ऐसे हैं। तो किसी एक प्रोजेक्ट को लेके हम पूरे रियल एस्टेट ना के देखें। जो, हाँ, पूरे रियल एस्टेट की जो इंडस्ट्री है उसको ना देखें। रेरा के बाद बहुत सारी चीज़ों पे जो सरकार है उनकी नज़र है, क्योंकि ऐसा होता है जब रेरा में कोई रजिस्टर्ड होते हैं तो एक रेरा में जब कोई रजिस्टर्ड होता है तो एस्क्रो अकाउंट खुलता है। तो जो कोई प्रोजेक्ट्स बनता है ना, उस प्रोजेक्ट का पैसा उस एस्क्रो अकाउंट में डाला जाता है। और अब तो डिजिटली भी बहुत सारी चीज़ें आ गई है, रजिस्ट्रेशन है, टैक्सेशन है, या स्टैम्प ड्यूटी है, तो डिजिटल ये सारी चीज़ हुई हैं। उससे भी जो पहले की अभी आपने बात बताई, उस सब पे लगाम लगा है। तो अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई। अभी आपने पिछले 10 सालों में इस तरह की कोई चीज़ सुनी नहीं होंगी। जब से 2016 के बाद जो भी प्रोजेक्ट्स बने हैं उसमें इस तरह की कोई दिक्कत हाँ, नहीं है। अगर अभी कोई रेरा डेवलप्ड प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ ये शायद वो पहले के बने हुए जी प्रोजेक्ट्स हैं जी जिनमें ये सारी घटनाएं हो रही हैं। अब एक चीज़ और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी जो बहुत मेरे मन में ये है कि जब आप किसी को पोजीशन देते हो, क्योंकि आप बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लोगों को डिलीवर कर रहे हो, बहुत छोटी छोटी लोगों का आप सपना पूरा कर रहे जी हो, जो उनका आप समझ लो ना कि आप ऐसे लोगों का सपना पूरा कर रहे हो कि उनका एक इमोशन है, उनके लाइफ का सबसे बड़ा काम हो गया, ये हो जी। गया। तो जब ऐसा कोई इंसिडेंट या कोई ऐसा वाकया नज़र आता है या याद आ रहा है कि जब आपने किसी को पोजीशन दिया हो तो आपकी खुद की आंखें भर आई हो कि मैंने कितना बड़ा ये काम कर दिया। ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं एकता जी, बट उसमें से मैं दो जो स्टेटमेंट लोगों ने मुझे दिए वो मैं आपको बताता हूँ, और वो हमेशा मुझे याद रहता है। 6-7 मेंबर्स एक फैमिली के मेरे पास आए जब उनको मैं फाइनली पोजीशन दे रहा था, हैंड ओवर दे रहा था, कीज़ में उनको दे रहा था, और इसकी वीडियो भी हमने डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो जब मैं उनको घर दे रहा था तो एक लेडी थी, 60-62 साल की थी। जब हमने उनको घर की चाबी दी तो उनके मुंह से जो लाइन निकली ना, वो मैं लाइन बताता हूँ। उन्होंने मुझे ये बोला कि बेटा, आपने ना मेरा सपना पूरा कर दिया। मुझे लग नहीं रहा था कि इस जन्म में मैं अपने घर में जा पाऊँगी, क्योंकि मैं पिछले 28 साल से रेंट पे रह रही हूँ। तो और वो घर भी मैं बता दूँ 30 लाख के बजट में हमने 2 BHK का घर दिया था। एक तो ये वाक़या है।
दूसरा वाकया, एक और 2 BHK फ्लैट्स हमने दिया था उनको, उसका प्राइस 26 लाख था। उसमें एक सज्जन व्यक्ति थे, वो हमारे पास आए और जब उनको हमने ऐसे ही कीज़ दिया, हैंड ओवर दी, बुके होता है, बहुत अच्छा से हम हैंड ओवर देते हैं, उनको फील देते हैं कि हाँ आपने ज़िंदगी का बहुत बड़ा काम कर लिया। तो एक सज्जन व्यक्ति थे, उनकी उम्र मेरे हिसाब से 55-57 साल की रही होगी। तो जब मैंने उनके पैर छुए ना, तो उन्होंने आशीर्वाद दिया और बोला, बेटा कि आपने ना मेरी खोई हुई इज्जत वापस लौटा दी, है ना। मुझे लग रहा था कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे कि मैं जीवन भर रेंट के घर में ही रह गया, क्या मैं अपना घर नहीं ले पाऊँगा। तो वो लाइन कि बेटा आपने मेरी खोई हुई इज्जत लौटा दी, या दूसरी लाइन कि मुझे ऐसा लग रहा था मैं जीवन भर रेंट पे ही रह जाऊंगी, तो मेरे दिल को बहुत मतलब सुकून मिला कि मैंने ना कुछ अच्छा काम किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लगता नहीं जिनको कि मैं अपना घर दिल्ली में ले सकता हूँ, मैं उनको घर दे रहा हूँ। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है, जो शायद मुझे लगता है वो लेडी अब सुकून से, अगर जब भी इस धरती को छोड़ेंगी ना, बहुत सुकून से जाएंगी कि मैंने अपने घर से अपनी देह को त्यागा है। लिटरली ना रोने लगी हूँ। हाँ, वही वही होता है ना कि मैंने कितनी उनको हग बड़ी भी बात किया, है। मैंने बोला कोई बात नहीं मम्मी जी। बहुत बहुत अच्छी बात है सर, ये दुआ लगती है लोगों की। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े बड़े महानगर होते हैं, दिल्ली NCR हो गई, मुंबई हो गए, कोलकाता हो गए, ये सब जो बड़े बड़े महानगर हैं, यहाँ पे जो रियल स्टेट के ओनर्स हैं वो बायर्स की उम्मीदों को, इमोशंस को, इन सब चीज़ों को समझते हैं या फिर मार्केट डिमांड के हिसाब से प्रोजेक्ट्स तैयार करते हैं? देखिए, अगर इसका सीधा सीधा जवाब दूँ ना, तो जो आज के बिल्डर्स हैं ना, वो मार्केट डिमांड्स को पूरा करते हैं। कितने स्क्वायर फीट का बनेगा, लोकेशंस कहाँ पे होगी। लेकिन जो बायर है ना, वो सिर्फ प्राइस और स्पेसिफिकेशन नहीं देखते हैं। बायर चाहते हैं इमोशनल कनेक्ट, कि जो बिल्डर है ना उसको समझे, वास्तु कंप्लायंट वो चीज़ बनाए, उनको ऐसा घर मिले जिसमें सुरक्षा और सेफ्टी हो, उनके लिए घर का एक नया एड्रेस मिले। और जो बिल्डर, जो डेवलपर इस चीज़ को समझ पाता है, इस चीज़ में सामंजस्य बिठा पाता है, वही एक ब्रांड बन पाता है और फर्दर वही ट्रस्ट बिल्डअप कर पाता है अपने क्लाइंट्स के बीच में। थोड़ा सा हंसी वाला सवाल है लेकिन इंटरेस्टिंग सवाल है। जी घर खरीदना और शादी करना, जी, ये दोनों चीज़ ऐसा है ना जो भरोसे वाली चीज़ होती है, और जहाँ पे भरोसा जिंदगी भर मुझे लगता है बनाकर मेंटेन करके रखना चाहिए, वरना शादी भी टूटी तो सामने वाले को गाली पड़ती है, और घर भी खराब हुआ तो पूरा का पूरा बिल्डर समाज, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि एक अगर गलत है तो आप सबको गलत कह देते हो। क्या लगता है आपको, दोनों में सिमिलैरिटी है या कोई अलग अलग है? बिल्कुल है। शुरुआत में करता हूँ कमिटमेंट से। देखिए, जब हम शादी करते हैं, लाइफ पार्टनर बनाते हैं, तो हम पूरे लाइफ के लिए ना उनको पार्टनर बना लेते हैं, तो एक कमिटमेंट्स होता है। वैसे ही जब आप घर खरीदते हैं, तो जो आपके फाइनेंशियल गोल हैं या इमोशनल कनेक्ट है, वो बहुत लंबा डिसीजन होता है। एक तो ये होता है। दूसरा है कि एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। जब शादी होती है तो ऑब्वियस है बड़े सारे एक्सपेक्टेशन हमारे होते हैं, बट रियलिटी एकदम उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाती है। तो जब हम घर भी खरीदते हैं ना, तो हमारा ड्रीम होता है, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो होगा, मैं घर में ये करवाऊँगा या करवाऊँगी। लेकिन जब घर एक्चुअल में मिलता है तो उसमें भी थोड़ी चीज़ें मिसमैच होती है। और तीसरी चीज़ होती है ट्रस्ट। किसी भी रिलेशनशिप का या शादी का जो नींव होता है ना, वो ट्रस्ट होता है। और वही ट्रस्ट जब आप घर खरीदते हैं तो बिल्डर और बायर के बीच में होता है। तो दोनों में ऑब्वियस सिमिलैरिटी तो है। एक मूवी आई थी सर, ज़रा हटके ज़रा बचके, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं, सारा अली खान और विकी कौशल की। उसमें उन्होंने सरकार की योजनाओं के थ्रू जो घर मिल रहा है और कैसे बीच में एक दलाल आकर उनके सपनों को मार देता है, इस पे पूरी फिल्म है, जो बहुत अच्छी फिल्म बनी है, सोसाइटी की एक पूरी झलक दिखलाता है। तो सर, आपको क्या लगता है कि जब सरकार कोई योजनाएं पास करती हैं घरों को लेकर के, तो उन्हें कैसे लोगों के हाथ में ये सौंपना चाहिए? क्योंकि कोई भी दलाल उठ के आ जाता है सरकार की योजनाओं को लेके, अपना कमीशन बीच में खा लेता है और कहता है कि ये घर मैं आपके नाम करवा दूंगा,
तो आपको क्या लगता है कि सरकार को किस तरीके का रियलिटी चेक रखना चाहिए अपनी पीएमईजीपी या जो भी वो योजनाएं, सरकारी योजनाएं ला रहे हैं और जिनके हाथ में भी वो दे रहे हैं इन योजनाओं को सफल करने के लिए, क्या उनको एक प्रॉपर एक कड़क रूल रखना चाहिए ताकि सही हाथ में सही लोगों के पास घर जाए? देखिए, आपने जो मूवी का नाम बताया, लिटरली मैंने तो नहीं देखा है, बट बायर को ही अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बेचने के लिए तो लोग ताजमहल भी बेच देते हैं, लेकिन बायर को देखना पड़ेगा कि ट्रूथ चेक कैसे करनी चाहिए। जैसे अभी कुछ देर पहले हम लोग ने डिस्कशन किया है, सरकार नीतियाँ निकालती हैं, लेकिन सरकार हर आदमी के पास, हर बायर के पास तो जा नहीं सकती। जो बड़े शहर हैं उसमें इसका असर दिखता है, जो सरकार सिस्टम लेके आती है या जो अप्रूवल्स लेके आती है। जैसे मैं बात करूं रेरा की, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसकी, या मैं बात करूं कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है तो एस्क्रो अकाउंट खुलता है, उसी में पैसे जाते हैं, या डिजिटल लॉक की, जैसे टैक्सेशन है या रजिस्ट्रेशन है या आपका स्टाम्प ड्यूटी है। तो बड़े शहरों में तो ये सारी चीज़ें देखी जा रही है और उससे बायर का ट्रस्ट भी बढ़ रहा है और जो इफ़ेक्टिवनेस है इस नीति का वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ छोटे शहर हैं, वहाँ पे आज भी जो पेपर वर्क है वो मैनुअल होता है या लोकल लेवल पे चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो ज़मीनी स्तर पे आज भी वो फ़र्क नहीं दिख रहा है छोटे शहरों में, लेकिन हाँ बड़े शहरों में दिख रहा है। सर, लास्ट में तो हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस आपसे हम रखना चाहेंगे यहाँ पे, बट उससे पहले एक सवाल। जब गांव से उठ के कोई आता है ना, स्पेशली हमारे बिहार यूपी से जब कोई आता है उठ के, तो उसके दिमाग में एक मानसिकता तो प्रॉपर रहती है कि मुझे ज़मीन से जुड़ा हुआ घर लेना है, फ्लैट का कोई भरोसा नहीं है, फ्लैट की ईंट पत्थरें कभी भी कमज़ोर हो सकती है, वो कभी भी हमें धोखा दे सकती है। लेकिन अगर हमारा ज़मीन से घर रहा तो हम अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं और अपने हिसाब से हम उसमें रह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहाँ तक संभव है दिल्ली जैसे शहरों में, अगर कोई ये सोच के साथ है तो? नहीं, जो आप कह रही हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं कि ज़मीन भी अपना होना चाहिए और घर भी अपना होना चाहिए। लेकिन उसमें मुश्किल कहाँ आती है कि ज़मीन आपने खरीदी, एक उसकी कॉस्टिंग, और उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन किया उसकी कॉस्टिंग, तो वो जो कॉस्टिंग है वो बड़ी हो जाती है। अगर आप टाइम दे तो मैं थोड़ा हाँ हाँ, एलिब्रेट बिल्कुल करके बताता बिल्कुल। हूँ। देखिए, अगर 50 गज की आपने एक ज़मीन खरीदी तो ज़मीन की जो कॉस्टिंग है अ, कुछ भी कम से कम 50 लाख रुपए की हुई, और उसके ऊपर अगर आप 2 मंजिल का घर बनाते हैं तो तकरीबन 30-35 लाख रुपए का खर्चा आता है। तो 50 गज का ज़मीन से घर आपको 80-85 लाख का पड़ा। लेकिन वही अगर 50 गज का आप घर खरीदते हैं तो वो आपको 25 लाख का पड़ता है। तो फिर मैं वही कहना चाहूँगा कि अगर आपका बजट अच्छा है तो आप ज़मीन से लेके पूरा अपना घर ले लीजिए। लेकिन अगर आपका बजट 25 लाख रुपए है तो आप चाह कर भी ना ज़मीन से बना हुआ घर नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। तो सर, मुझे लगता है कि हमने ये पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी ऐसी बातें की है जो लोगों की समझ में आने वाली है, और जो लोगों को अगर ये पॉडकास्ट उन्होंने देख लिया तो उनको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली जैसे शहर में कहाँ घर लेना है और क्यों एम सानवी से ही आपको घर लेना चाहिए, क्योंकि रेडी टू मूव इन मिल रहा है। अगर आपके हाथ में कुछ पैसे हैं और आप रेडी हैं अपने घर में शिफ्ट होने के लिए, तो आइए, एम सानवी आपका स्वागत कर रहा है। और एट बहुत लास्ट। आसानी से ले सकते हैं। वी आर बिल्कुल ओनर्स ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल। और सोशल मीडिया पे भी आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं जैसे आपने बताया। सर, कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे आखिरी में सवाल पूछना चाहूँगी, कुछ रैपिड फायर टाइप ये क्वेश्चन है जो जी। आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँगी कि आपके हिसाब से सर आपको क्या लगता है कि दिल्ली में आप जहाँ घर दे रहे हो, आप बहुत सारे एरियाज़ में दे रहे होगे, सबसे अच्छा लोकेशन क्या लग रहा है आपको जहाँ पे लोग इजीली कनेक्टिविटी पा सकते हो और वहाँ घर आपके प्रोजेक्ट्स ज़रूर लेने चाहिए? देखिए, हम जहाँ घर बेचते हैं वो हमारा वेस्ट दिल्ली का उत्तम नगर द्वारका मोड़ है, तो मैं तो उसी के बारे में बोलूँगा। वेल कनेक्टिविटी के साथ, चाहे एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, मेट्रो है, कनेक्टिविटी मिलती है। जहाँ घर है उसके आसपास बड़े बड़े स्कूल, हॉस्पिटल, पार्क और मॉल भी मिल जाते हैं। तो मैं तो अपने बारे में बताऊँगा। ये तो हो गया सर, आपका घर जो है उत्तम नगर, आपने बोला द्वारका मोड़ है जहाँ सब कुछ आसपास है, लेकिन कितना आसपास है, डिस्टेंस कितना है, ये मुझे आप बता दीजिए ताकि लोगों को क्लैरिटी मिल जाए। स्कूल्स कितने डिस्टेंस पे है, मेट्रो कितने डिस्टेंस पे है, जो मार्केट लगता है वो कितने डिस्टेंस पे है, या एयरपोर्ट कितने डिस्टेंस पे है? देखिए, एयरपोर्ट से ही शुरुआत कर लेते हैं। 13 किलोमीटर की दूरी पे एयरपोर्ट है। रेलवे स्टेशन है वो 20 किलोमीटर की दूरी पे है। मेट्रो स्टेशन है वो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। स्कूल आधी किलोमीटर के रेडियस में है। मॉल 3 किलोमीटर के रेडियस में है। तो ऑब्वियस है, आप अगर 2-4 करोड़ का भी घर खरीदते हैं
तब भी ये सारी सुविधाएं का डिस्टेंस इतना ही होता है जितना हम एक अफोर्डेबल घर में दे रहे हैं, जो दिल्ली जैसे शहर में लोन पे रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और 1 लाख भी है तब भी आप ले सकते हैं। तो सर ये बताइए कि अगर आप बायर होते तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जहां आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहते? मैं सबसे पहले कोई भी चीज़ खरीदता ना तो बिल्डर की क्रेडिबिलिटी देखता। जिस बिल्डर की क्रेडिबिलिटी नहीं है उनसे मैं कभी घर नहीं खरीदता। जिनके पास रिकॉर्ड ठीक नहीं है मैं उनसे घर नहीं खरीदता। जिनकी गूगल रिव्यू है, उनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, मैं उनसे घर नहीं खरीदता। जो जिनके पास क्लाइंट के टेस्टिमोनियल नहीं है मैं उनका घर नहीं खरीदता। तो इसको उल्टा कर लीजिए अगर, कि मैं घर उससे खरीदता जिसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी हो, जिसके गूगल रिव्यू अच्छे हो, जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसने टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर किया हो, जिसके लैंड टाइटल क्लियर हो, मैं उनसे घर खरीदता। और उससे भी बड़ी बात, जिसमें मुझे ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी दिखती, मैं उन्हीं के पास जाता। एम सानवी रियल एस्टेट का आगे का विजन क्या है? मैम, मैं तकरीबन एम सानवी के बारे में अगर आपको बताऊं तो अभी आने वाले टाइम में हम दिल्ली एनसीआर के अलग अलग लोकेशंस पे जा रहे हैं। मैं बात करूं गाज़ियाबाद की या गुड़गांव की, वहाँ भी हमारी प्लानिंग है ऑफिस ओपन करने की। उसके बाद स्टेट की अगर बात करूं तो बिहार और यूपी एंड राजस्थान एंड पंजाब, ये 4 स्टेट में हमारा विज़न है कि अगले 4 साल में मैं अपना ब्रांच ओपन करूं और 2029 तक हमारा जो SME IPO है वो भी लाने का प्रोग्राम है। जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली है जिनके आप सपने को साकार कर रहे हैं, अगर उनको एक मैसेज आप देना चाहते हैं कि उन्हें क्यों घर खरीदना चाहिए, जो अभी भी हिचकिचा रहे हैं घर खरीदने से, अभी भी वो 8-10 हज़ार रुपये, 5 हज़ार, 6 हज़ार रुपये दे के अपने रेंट के घर पे रह रहे हैं, आपको क्या उनको मैसेज देना पसंद करेंगे कि क्यों उनको अपने घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए और एक पैर आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, जो घर है ना वो सिर्फ संपत्ति नहीं होती है, ये एक भावनाओं का ठिकाना होता है। जब हम घर खरीदते हैं तो एक पीढ़ी की याद तो हम बनाते ही हैं, साथ में वही यादें दूसरी पीढ़ी की तरफ जाती है। घर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, घर एक इमोशनल कनेक्ट होता है। घर आपको सिक्योरिटी देता है, सुरक्षा देता है, घर आपको आपका एड्रेस देता है। तो घर को सिर्फ आप इन्वेस्टमेंट मत मानिए। घर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे आप पहुँचे तो आपको सुकून मिले, आपको लगे कि ये घर मेरा है। आप अगर जो लोग रेंट पे रह रहे हैं उनको पता होगा कि लैंडलॉर्ड आते हैं और बोलते हैं अच्छा 1 तारीख हो गया पैसे दे दो, अच्छा सैलरी अगर लेट आती है तो बोलते हैं घर खाली कर दो, ज़्यादा लोग आ गए हैं तो अच्छा तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे लोग आते रहते हैं, पानी ज़्यादा खर्चा कर लिया तो तुम तो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ करते हो। तो ये सारी प्रॉब्लम वो लोग झेल रहे होंगे जो रेंट पे रहते हैं। और इसके पहले मैंने ये भी बता दिया कि क्यों घर लेना चाहिए। तो घर एक सुकून देता है, उसकी फील अलग है, उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, अगर कोई आपकी इन बातों से सहमत हो चुका है और आपकी वीडियोस को देख के घर बनाने का मन ले कर चुका है, क्यों एम सानवी के पास ही वो आए? क्या आपकी टीम किस तरीके की क्रेडिबिलिटी देती है और किस तरीके से उनके साथ खड़े रहती है? देखिए, जो भी हमें सुन रहे हैं, फिर से वही लाइन बोलूँगा, आप मेरे पे ट्रस्ट मत कीजिए। मेरे पे ट्रस्ट करने से पहले आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप एम सानवी रियल एस्टेट टाइप कीजिए, वहाँ पे मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल है, जिस पे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक है। वहाँ जब आप जाएंगे ना तो मेरी गूगल रेटिंग 4.9 है आउट ऑफ 5 जो कस्टमर ने दिया है। क्लाइंट के बहुत सारे टेस्टिमोनियल है जिनको मैं घर दे देता हूँ, उसके बाद मैं उन्हीं से रिव्यू लेता हूँ। साथ में कंपनी आप देखिए हमारी कितनी पुरानी है, उसके बाद हमारा ब्रांड इमेज कितना अच्छा है, हमारा जो डिजिटल प्रेजेंस है वो कितना अच्छा है। और इससे भी बड़ी बात, हम जो कह रहे हैं उस पर विश्वास मत करिए, हमसे जिन्होंने घर खरीदा है उनका टेस्टिमोनियल देखिए, उनका रिव्यू देखिए और उन पे विश्वास कीजिए और हमारे पास आइए। आई गारंटी यू कि आप जो भी चीज़ लेना चाहते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK, जर्सी मकान, एल टाइप का फ्लैट, कॉर्नर का फ्लैट, कुछ भी लेना चाहते हैं, अपने बजट में लेना चाहते हैं, जो वाइड रोड पे मिल जाए, जिसमें लिफ्ट भी हो, कार पार्किंग भी हो, CCTV कैमरा हो, जो गार्ड है उसकी फैसिलिटी मिले, वो सब हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दे रहे हैं। और यकीन मानिए, दिल्ली में अगर आप घर लेना चाहते हैं और 1 लाख भी है आपके पास, तो रेस्ट हम लोन करवा के 1 BHK का घर एटलीस्ट हम आपको दे ही सकते हैं। तो बिल्कुल सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। यानी कि अगर आपके पास 18 लाख के घर को लेने का आप सोच रहे हो, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़,
किसी भी बजट में आप घर लेने का सोच रहे हो तो आपके पास ऑप्शंस सारे हैं, रेडी टू मूव इन फ्लैट्स है, और जड़ से भी मकान आप इनके साथ ले सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास तो बजट है और मैं यही लूँगा, तो वो भी आपको एक अच्छा खासा आप दिलवा सकते हैं। सर शुक्रिया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के सपने को पूरा कर रहे हो। ऐसा बिल्डर्स सोचते नहीं हैं जो आपने लोगों के बारे में सोचा, और लोगों के लिए जो आप एक मैं ये सोचती हूँ कि ऐसा एक मुहिम ही हो सकता है इस जी, महानगर में लोगों बिल्कुल, को घर बिल्कुल। देना, क्योंकि जहाँ पे हर कोई लूटने के लिए बैठा है वहाँ अगर कोई देने वाला बैठा है तो वाकई वो महान होता है। तो बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हैं एम सानवी से, अगर आपको मज़ा आया है और आप और जानना चाहते हैं इनके बारे में, तो ज़रूर नीचे नंबर है, एड्रेस है, इनके इंस्टाग्राम सोशल हैंडल्स हैं, सारे पेजेस हैं, आप उस पर जाइए, कनेक्ट कीजिए और अपने सपनों का घर दिल्ली जैसे महानगर में बनाइए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में कुछ और नए गेस्ट के साथ। और हाँ, एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड पे अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमसे संपर्क कीजिए, हम आपके अकॉर्डिंग और पॉडकास्ट लेकर आएंगे। एक चीज़ और भी मैं बोलना चाहूँगा, जिनको घर लेना है ना, वो हमारे पास एम सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के पास आएँ, और जिनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड जो हमारा चैनल है उस बिल्कुल पे आएँ, और वहाँ पे बड़ी सारी बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।